अपने राज्य बिहार और झारखंड में मछली पालन की असीम संभावनाएं हैं और शासन भी नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। अगर किसान मछली पालन को आधुनिक तरीके से करे तो अच्छी से अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। पिंजरा पद्धति से मछली पालन इसी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो चलिए पिंजरा पद्धति से मछली पालन के बारे में जानकारी लेते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के डॉक्टर AK सिंह से। किसान भाइयों, आज हम वैसे तकनीक का चर्चा करना चाहते हैं जिसमें जिन किसान भाइयों के पास अगर अपना तालाब नहीं है तो भी वो मछली पालन कर सकते हैं। मतलब अगर आपके घर के आसपास कहीं जलाशय है, रिजर्वायर है, तो आप वहाँ मछली पालन करके अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। अब इन जलाशय में एक तो होता है जो मछली मारते हैं लोग और उसको बेचते हैं, और दूसरा यदि वहाँ पर पिंजरा लगा के मछली पालन किया जाए तो पिंजरा लगाने से क्या है, जो किनारे किनारे में केज बनाया जाता है, पिंजरा बनाया जाता है और उस पिंजरे में मछली पालन किया जाता है ताकि आप मछली को अच्छी तरह से देखभाल कर सकें, उनको खाना खिला सकें, और जैसे ही मछली बाज़ार में बेचने लायक हो आप उसे निकाल करके आसानी से बाज़ार में बेच सकें। इस विधि को पिंजरे में मछली पालन करते हैं। अच्छा, इसमें वैसे मछली को पालना ज़्यादा उपयोगी माना जाता है जिनका बाज़ार में मूल्य अच्छा हो, क्योंकि इसमें आपको साधारण तरीक़ा से जलाशय में जो मछली पालन करते हैं उससे ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ता है। मछलियों को खिलाना पड़ता है, उसके बीमारी के समय उसको दवा इत्यादि का भी ज़रूरत पड़ता है, तो वो भी देखभाल करना पड़ता है। तो क्यों ना ऐसे मछली का उसमें पालन किया जाए जिसका बाज़ार में मूल्य ज़्यादा मिलता हो और जो तेज़ी से बढ़ता हो। ये पिंजरा जो है हमारे झारखंड सरकार द्वारा, मत्स्य विभाग द्वारा अनुदान पर भी उपलब्ध कराया जाता है, जो कि अलग अलग जलाशय में आप इसे लगा सकते हैं। और जलाशय में जब लगाना रहता है तो पूरे जलाशय को पिंजरा से भर नहीं देते हैं, बल्कि उसके 10 से 15% ही जो उसका क्षेत्रफल है उसमें पिंजरा लगाया जाता है, ताकि बाकी जगह जो खाली रहे और पानी में हवा के साथ अच्छा से उनका मिश्रण हो सके। तो 10 से 15% एरिया को आप पिंजरा से ढक सकते हैं, और इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी उपलब्ध है जो कि मत्स्य पालन विभाग झारखंड सरकार द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। केस के निर्माण में जरूरी सामग्री। फ्रेम। सस्ते एवं मजबूत सामग्री का चुनाव केस निर्माण के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। केस के फ्रेम के निर्माण के लिए साधारणतः GI पाइप का उपयोग किया जाता है। फ्रेम को नट बोल्ट से फिक्स कर दिया जाता है। फ्लोट। फ्रेम को मजबूती एवं पानी में फ्लोट करने के लिए या तो स्टील के ड्रम या प्लास्टिक के ड्रम का उपयोग किया जाता है। ये ड्रम 12 मीटर लंबे एवं 8 मीटर चौड़े ड्रम की आवश्यकता होती है। सिंकर। स्थानीय पत्थर या सीमेंटेड संरचना जो भारी हो को नायलॉन रस्सी द्वारा सभी किनारों से लटका दिया जाता है, जो केस के आकार को बनाए रखता है। एंकर। 40 से 50 किलोग्राम के पत्थर या सीमेंटेड संरचना को एंकर के रूप में उपयोग किया जाता है। मजबूत नायलॉन रस्सी से इसे बांधकर जलाशय के तल में फिक्स कर दिया जाता है। एंकर केस को सही स्थान पर जकड़ कर रखता है ताकि केस को जलाशय में ज्यादा चलाचल नहीं हो। जाल। साधारणतया HDEP या नायलॉन निर्मित जाल का उपयोग बड़ी मछलियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। 24 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर इत्यादि मेस का जाल देश में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब इसमें कौन सी मछली को पालें? साधारणतः जो अभी जो झारखंड राज्य में पाला जा रहा है वो पंगास मछली है। पंगास मछली खाती बहुत है लेकिन बढ़ती भी काफ़ी तेज़ी से है। तो वैसे मछली का ही चयन करना अच्छा है जो तेज़ी से बढ़े, बहुत हमको इंतज़ार नहीं करना पड़े। 2-3 महीना 4 महीना में ही मछली आपकी बेचने लायक हो जाएगी। तो ये जो पिंजरा है इसमें बैटरी ऑफ सेट कहते हैं जो 4 छोटे छोटे पिंजरे को मिला के एक सेट बड़ा पिंजरा बनाया जाता है। तो 4 छोटे छोटे जो आप पिंजरा रहेगा उसमें जो बैटरी जिसको कहते हैं उसमें जब आप पंगास को पालेंगे तब चारों से आपका जो मछली का उत्पादन होगा ये लगभग 1 टन प्रति बैटरी कहा जा रहा है जो उत्पादन होगा। मतलब एक पिंजरे से 5-6 टन आप मछली का उत्पादन कर सकते हैं। और ये बाज़ार में 130 रुपया और 40 रुपया
मूल्य पर बड़ा आराम से बिक जाता है पंगास मछली भी। तो आप इस मछली का पालन कर इससे काफ़ी आप अंदाज लगा सकते हैं जो कितना इससे पैसे का मुनाफा होगा। पंगास के अलावा अगर आप चाहें तो इसमें तिलापिया, जो मोनोसेक्स तिलापिया, मोनोसेक्स कहते हैं यदि सभी मछली को एक सेक्स का बना दिया जाए, एक लिंग का बना दिया जाए। साधारणतः इसमें क्या करते हैं, जो सभी को पुरुष बना दिया जाता है, सभी मछली को। ऐसा बीज उपलब्ध है जिनको शुरू से कुछ इस तरह का दवा खिलाया जाता है ताकि सबको पुरुष बना दिया जाए। नहीं तो अगर नर और मादा जब एक साथ रहेगी तो ये 8 महीने 9 महीने में ही मैच्योर कर जाएगा, मतलब प्रजनन करने योग्य हो जाएगा और ये बच्चे उत्पादन करने लगेंगे। उनका ग्रोथ, उनका बढ़त अच्छा नहीं होगा तो आपको मुनाफा नहीं होगा। रोहू कतला मृगल का भी पालन कर सकते हैं, लेकिन बढ़त उसकी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है जितनी ये दूसरी मछली की होती है। तो यहाँ पर वैसे ही मछली पालना है जिसकी बढ़त ज़्यादा हो। जल की गुणवत्ता की जांच केज में समय समय पर बराबर करते रहना चाहिए। मुख्यतः पानी में घुलित ऑक्सीजन, अमोनिया, पीएच इत्यादि की जांच करना जरूरी है। जाल की साफ सफाई, हर 15 दिन में एक बार ब्रश से जाल को साफ करना चाहिए ताकि इसमें काई इत्यादि का जमाव ना हो। अगर कोई मरी हुई मछली हो तो उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। रूटीन जांच, जाल के धागे एवं मेस की जांच बीच बीच में करनी चाहिए। अगर कोई मेस लूज हो या कट गया हो तो उसकी मरम्मत कर लेना चाहिए। मछलियों की जांच, मछलियों के स्वास्थ्य का निरीक्षण निरंतर करना चाहिए। अगर कहीं संक्रमण, घाव इत्यादि दिखे तो उसका तुरंत उपचार करना चाहिए। नियमित रूप से मछलियों की वृद्धि की जांच कर पूरक आहार की मांग संतुलित करनी चाहिए। इसमें कुछ आपको सावधानी भी रखना है। सही मात्रा में इनको भोजन देना जरूरी है। हमेशा पिंजरे को जो है सफाई करना जरूरी है ताकि अधिक से अधिक पानी इसमें आ जा सके। और पानी में मछली का प्राकृतिक भोजन भी है, वो भी पिंजरे में उनका आवागमन हो सके ताकि मछली को जो आप ऊपर से खाना दे रहे हैं वो तो मिल ही रहा है, लेकिन प्राकृतिक भोजन भी उसको मिलेगा तो मछली की बढ़त ज़्यादा होगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, फसलों के विकास और अच्छी उपज के लिए पोषक तत्वों की सही मात्रा का प्रयोग करना जरूरी होता है और इनमें से कुछ पोषक तत्व प्रकृति में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ तत्वों की पूर्ति हमें खाद और उर्वरकों के माध्यम से करनी होती है। अगर धान की बात करें तो धान की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए सही पोषक तत्व प्रबंधन करना जरूरी है। तो आप कैसे करें धान की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। धान की खेती इस क्षेत्र में बड़े एरिया पर की जाती है, जिसकी रुपाई अभी चल रही है। लेकिन जिस एरिया में लगातार फसलें ली जाती है वहाँ सूक्ष्म तत्वों की कमी देखी जाती है। आमतौर पर किसान डीएपी, यूरिया और पोटाश फसल में देते हैं और बाद में खड़ी फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिससे फसल कम बढ़ती है और उत्पादन कम मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फसलों के लिए लगभग 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश प्राकृतिक रूप से फसलों को कम मिल पाते हैं। इसकी पूर्ति बाहर से करनी पड़ती है। वही गंधक, जिंक, बोरान और आयरन मिट्टी में मौजूद रहते हैं, लेकिन आज इनकी भी कमी पाई जा रही है। वही अन्य तत्व आसानी से प्राकृतिक रूप से फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता जानने के लिए फसलों के लगाने से पहले मिट्टी की जांच करवा ले, जिससे पता चल सके कि मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है।
अगर आप मिट्टी की जांच नहीं करवाए हैं तो धान की रोपाई के समय DAP, यूरिया, नाइट्रोजन के अलावा जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जिंक तत्व की कमी हर जगह मिट्टी में देखी जा रही है। वहीं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे गंधक, बोरान या आयरन का प्रयोग मृदा रिपोर्ट के आधार पर ही करें। लेकिन अगर मिट्टी जांच नहीं करवाए हैं और फसल लगा दिए हैं तो खड़ी फसल में सूक्ष्म तत्वों की कमी के लक्षण देखकर खड़ी फसलों में भी सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं। धान की फसल में जिंक तत्व की कमी रोपाई के 20 से 30 दिन बाद से दिखाई देने लगती है। धान में जिंक तत्व की कमी के लक्षण को खैरा रोग के नाम से जानते हैं। इसमें पत्तियां भूरे या लाल रंग की हो जाती हैं। वहीं इसे आसानी से समझने के लिए यह कह सकते हैं कि पान की पीक तरह पत्तियां दिखती हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए आमतौर पर किसान जिंक सल्फेट का स्प्रे कर देते हैं, जिससे इस समस्या का कंट्रोल ठीक से नहीं होता है। इसलिए इस घोल में बूझा हुआ चूना मिलाकर स्प्रे किया जाना चाहिए। 1 हेक्टेयर एरिया में स्प्रे करने के लिए बूझा चूना 2.5 किलोग्राम, सामान्य जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम का 800 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। अगर चूना नहीं है तो चूना की जगह 20 किलोग्राम यूरिया ले लें। इसी तरह आयरन यानी लौह तत्व की कमी भी देखी जाती है, जिसे सफेदा रोग के नाम से जानते हैं। इसमें धान की पत्तियां सफेद रंग की हो जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर ऐसी समस्या देखी जा रही है तो 3 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 2.5 किलोग्राम बूझा हुआ चूना 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर फसल में छिड़काव करें। वही गंधक तत्व की जहाँ तक बात है तो यह भी फसलों को बहुत जरूरी है। इससे फसल में प्रोटीन बनता है, रोग कम लगते हैं और दानों के निर्माण में भी बहुत सहयोगी होता है। आमतौर पर मिट्टी में यह उपलब्ध रहता है, लेकिन गहन फसल चक्र के चलते इसकी भी कमी होने लगती है। इसलिए रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। अगर खड़ी फसल में पीलापन दिखाई दे तो सल्फर का स्प्रे या भुरकाव भी कर सकते हैं। इसी तरह बोरान तत्व की भी कभी कभी कमी देखी जाती है। इसकी कमी होने पर पत्तियां मोटी और कड़ी होकर नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। वहीं अगर खड़ी फसल में इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो बोरोक्स की 5 किलोग्राम मात्रा का 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर फसल में छिड़काव करें। किसान भाइयों, आपको बता दें कि मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जीवांश रहेगा तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इसलिए हरी खाद, गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का प्रयोग जरूर करें और औसत मात्रा में ही रासायनिक उर्वरकों को डालें। नींबू की बागवानी आमतौर पर सभी किसान करते हैं और इनसे अच्छा फलन भी लेते हैं, लेकिन कई बार इन बागों में रोगों का प्रकोप होने लगता है। खासकर इस समय बागों में कैंकर रोग तेजी से फैलता है, जो कि फलों की उत्पादकता और क्वालिटी को खराब कर देता है। ऐसे में किसान इसका नियंत्रण कैसे करें, इसके बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमचंद्र लाल। किसान भाई, नींबू वर्गीय फल जो हैं उसमें देखिएगा कि आपको एक इंडेमिक समस्या है कैंकर का, जिसमें आप पत्तियों पर भी देखिएगा, फल पर भी देखिएगा, टहनियों पर भी देखिएगा कि उग्र अवस्था में टहनियों पर भी पस्चुल्स जो हैं ऑरेंज कलर के जो कॉर्की इरप्शंस होते हैं, पहले जो बाद में लाल हो जाते हैं और बाद में देखिएगा डीप ब्लैकिश कलर में हो जाते हैं, ये आपको दिखते हैं। और इससे है कि जब फल पे आ जाते हैं तो फल का क्वालिटी डिटोरिएट हो जाता है और बाजार भाव इसका कम मिलता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं साइट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर यह जीवाणु जनित रोग है। इसकी पहचान की बात करें तो इससे संक्रमित पत्तियों, फलों और टहनियों पर कत्थई रंग के गोल गहरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे सूखकर कठोर हो जाते हैं। अधिक संक्रमण पर यह फलों पर भी दिखाई देते हैं। नई पत्तियों पर यह दाग पीछे की ओर भी देखने को मिलते हैं। तो ये एक जीवाणु जनित समस्या है। जेंथोमोनास सिट्रे एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसके द्वारा होता है।
तो इसमें है कि शुरुआती दौर में जब ये रोग के लक्षण दिखने लगे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो बाजार में ब्लाइटॉक्स 50 या ब्लू कॉपर 50 के नाम से उपलब्ध है, इस दवा का 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो कुछ नियंत्रण आएंगे। जब ये बीमारी आपको उग्र अवस्था में दिखे तो एक इसी दवा के साथ एक एंटीबायोटिक आता है, प्लांटोमाइसिन करके नाम से बाजार में उपलब्ध है। ये 6 ग्राम का पाउडर पाउच मिलता है। तो ये 6 ग्राम का पाउडर जो है, अगर आपके अधिक पौधे हैं नींबू वर्गीय और इसमें आपके साइट्रस कैंकर को इन्होंने आक्रांत कर रखा है, तो आप करिए कि 6 ग्राम को 60 लीटर पानी में 180 ग्राम आप ब्लू कॉपर 50 या ब्लाइटॉक्स 50 ये दोनों दवा को मिला दीजिए। वो आप मिला दीजिए, मिला करके घोल बना करके 2 बार छिड़काव कीजिए। पहले बार जो छिड़काव करते हैं उसके 2 सप्ताह बाद दूसरा छिड़काव करिए तो आपके फसल इस बीमारी से सुरक्षित रहेंगे। गमोसिस यह रोग नींबू वर्गीय फसलों में कवक द्वारा होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो तने की छाल में सड़न, गोंद निकलना, जड़ों का सड़ना और पत्तियां पीली होकर पौध सूखना दिखाई पड़ता है। कवक के बीजाणु मिट्टी में पड़े रहते हैं जो नमी प्राप्त होने पर तने में संक्रमण फैलाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगरोधी मूल व्रंत का प्रयोग करें। नींबू के बागों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। नींबू वर्गीय फसलों की अनियमित कटाई छटाई से बचें। रोग ग्रसित भाग को चाकू से साफ कर रिडोमिल या ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम की 100 ग्राम मात्रा का लेप करें और उसके बाद अलसी का तेल चारों ओर लगाएं। डायबेक रोग नींबू वर्गीय फसलों में इस रोग के फैलने के कई कारण हैं, जैसे रोग कारक कवक द्वारा कीटों का संक्रमण, पोषक तत्वों का असंतुलन, वातावरण में बदलाव, शस्य क्रियाओं से छेड़छाड़, अनियमित छटाई, निराई गुड़ाई, गहरी करना, नमी का अभाव आदि। इस रोग में पौधे की शाखा ऊपर से नीचे की ओर सूखना प्रारंभ होती है। रोग ग्रस्त पौधे में फूल व फलन कम प्राप्त होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काट कर नष्ट कर देना चाहिए। कटे भागों पर बोर्डो मिश्रण का लेप करना चाहिए। जड़ों में गहराई से निराई ना करें। 15-15 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो नींबू वर्गीय फसल को अगर किसान भाई बचाना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान रखें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भागलपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई अपने खेतों के किसी एक भाग में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करें, जिसका उपयोग वर्षा न आने के दौरान फसलों की उचित समय पर सिंचाई करने के लिए कर सकते हैं। 30 से 35 दिन पुराने धान के पौधों की रोपाई 3 से 4 पौधों के साथ कम दूरी पर की जा सकती है। धान की मध्यम अवधि की सूखा सहिष्णु किस्मों को अंकुरण पूर्व शाकनाशी प्रयोग के साथ सीधी बुआई की जा सकती है। धान की देर से बुआई में शीघ्र वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रोपाई के समय नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाएं। ऊपरी इलाकों में यदि धान की फसल अभी तक बोई नहीं गई है या सूखे के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है तो किसानों को कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे लोबिया, उड़द, मूंग, कुल्थी और
तिल की बुआई कर सकते हैं। वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह है कि इस समय किसी भी प्रकार का छिड़काव ना करें। सब्जी नर्सरियों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। किसानों को सलाह दी जाती है कि कम अवधि वाली धान के किस्मों के बिचड़े को तैयार खेतों में रोपाई शुरू करें। धान के खेतों की मेड़ों को मजबूत बनाएं, जिससे आने वाले दिनों में वर्षा का अधिक से अधिक पानी खेतों में संचित हो सके। सुगंधित धान के किस्मों जैसे सुगंध, कामिनी, राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती आदि की रोपाई पूरी करने की सलाह दी जाती है। तिल की कृष्ण, कालिका, प्रगति जैसी अनुशंसित किस्मों के साथ तिल की बुआई करने की सलाह दी जाती है। बीज की मात्रा 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जिन किसानों की मिर्च, बैंगन व अगेती फूल गोभी की पौध तैयार है, वे मौसम को मद्देनजर रखते हुए रोपाई करें। रोपाई समय पर करें। किसान भाई ध्यान रखें कि खेत में अधिक पानी खड़ा न रहे। पशुओं को एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और गलघोंटू बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाना चाहिए। यदि पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध नहीं है तो उन्हें विटामिन ए का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। पोल्ट्री हाउस को एक दूसरे दिन साफ करें और नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर या चूने का छिड़काव करें। मुर्गियों को दिन में कम से कम 3 बार साफ और ताजा पानी उपलब्ध कराएं। खुराक सामग्री को केवल 10 से 15 दिनों के लिए भंडार करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे रानीखेत रोग के खिलाफ अपने मुर्गियों का टीकाकरण करवाएं। फल मक्खी के हमले के खिलाफ कद्दू वर्गीय फसलों की निगरानी के लिए मिथाइल यूजेनॉल फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। लक्षणों का पता लगने के बाद साफ आकाश के दौरान कार्बेरिल 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बेरो, जिला रांची के मदन कुमार ने। आपने पशुओं में गलघोंटू बीमारी के लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पशुपालक भाइयों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे वर्षा ऋतु में होने वाली पशुओं में गंभीर बीमारी गलघोंटू रोग की। ये गलघोंटू रोग बैक्टीरिया जनित रोग है जो कि पासोला मल्टोसिडा कीटाणु से होता है। ये कीटाणु वर्षा ऋतु में ज़्यादा जो फसल होती है तालाब के आसपास, उनके खाने से पशुओं में, गाय और भैंसों में ज़्यादा रोग फैलता है। किसान भाइयों, गलघोंटू गाय और भैंसों में होने वाला एक बहुत ही घातक और छूत का रोग है जो कि अधिकतर बरसात के मौसम में होता है। यह गायों की अपेक्षा भैंसों में अधिक पाया जाता है। यह रोग बहुत तेजी से फैलकर बड़ी संख्या में पशुओं को अपनी चपेट में लेकर उनकी मौत का कारण बन जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस रोग का मुख्य लक्षण पशुओं के गले में सूजन आ जाती है, बुखार हो जाता है, बहुत ज़्यादा लाल आंख हो जाती है, पशु लड़खड़ाने लग जाता है, अंतिम अवस्था में गड़गड़ करने लग जाता है। इसलिए इसको गलड़ा रोग भी कहते हैं। सभी पशुपालन विभाग द्वारा मई जून में इसका टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन है, उसकी 5 ml की डोज त्वचा के अंदर लगती है। उससे ये बचाव इसका मुख्य उपाय है। तो गलघोंटू रोग का सबसे बढ़िया है वर्षा ऋतु से पहले इसका टीकाकरण करके अपन अपने पशुओं को बचा सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इस बीमारी से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। इसके अलावा पशुशाला की नियमित साफ सफाई और समय समय पर रोगाणुनाशक दवाओं जैसे फिनाइल या दूसरी दवा के घोल से उसकी धुलाई करें। इसके अतिरिक्त पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पैर अच्छी तरह साफ करने के बाद ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। मवेशी को साफ बर्तन में पानी भरकर पीने को दे। मवेशियों के शरीर की सफाई का पूरा ध्यान दे।
साथ ही पशुओं के आहार में दाना मिश्रण के साथ विटामिन और खनिज लवण का समावेश करें। फिर भी यदि किसी स्थिति में यदि ये रोग हो जाता है तो उस रोग के उपाय यही है कि निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क करें और उसका इलाज कराएं। इसका इलाज में सबसे बढ़िया, यदि कोई प्राथमिक रूप से घर पर भी इलाज करना चाहे तो इसमें सल्फाडिमिडीन का इंजेक्शन लगता है और एनाल्जेसिक लगता है, एंटीपायरेटिक लगता है और बी कॉम्प्लेक्स लगता है। ये दवा दिन में 2 बार 3 दिन तक लगनी होती है, तब जाके पशु रिकवर होता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम